नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी का योगदान सभी गवर्नमेंट एग्जाम में रहा है और आगे भी रहेगा, आपको ये पता ही होगा। चलिए हम लोग बिना देर किए अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त में हम लोग हिंदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हिंदी है ये एक भाषा है। बचपन में हम लोग पढ़े हैं हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं। बहुत विवाद के बाद, बहुत बहस के बाद संविधान में इसको शामिल किया गया। सन 1949 में हिंदी भाषा को हिंदी राजभाषा का दर्जा मिला है। किस भाषा का दर्जा मिला है? राजभाषा का, राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला है। बहुत बहस के बाद जो हिंदी था वो पहले भाषा नहीं था। 1949 के पहले ये बोली हुआ करती थी। बोली एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोला जाता है, फिर जो बोली होता है उसमें धीरे धीरे साहित्य लिखा जाता है। जब साहित्य हमारा पॉपुलर हो जाता है, सब लोग पढ़ने लगते हैं, तो उसको भाषा बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, तो पार्लियामेंट में उसके लिए बहस होता है। तो सन 1949 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ये बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है। गोल्डन क्वेश्चन है ये कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। एक हिंदी दिवस होता है विश्व और दूसरा होता है राष्ट्रीय। मैं बता दूं राष्ट्रीय और विश्व में मतलब कि अंतर क्या। राष्ट्रीय मतलब जो एक पर्टिकुलर राष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर राष्ट्र में बोला जाता है, उसको राष्ट्रीय बोलते हैं। और जो एक से ज्यादा देश में बोला जाता है, जैसे एक से ज्यादा देश में बोला जाएगा, उसको विश्व बोलते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। 10 जनवरी को हिंदी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके आगे का पोर्शन आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें कि किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो अनुच्छेद 343 343 से 351, इस अनुच्छेद के अंदर हिंदी भाषा का पूरा उल्लेख, हिंदी भाषा के विकास, इसके आगे का कैसे कैसे विकास होगा, इसके बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 51 के अंदर। और आपको मैं बता चुका हूं 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि हमने जाना आर्टिकल 343 से 351 तक, यानी 343 से 351 के बीच में अनुच्छेद जो है, इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हिंदी जो है इसकी लिपि क्या है, ये भी तो पूछता है कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी किस लिपि में लिखा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो हिंदी जो होता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं लिपि क्या होता है, आपको ये भी तो जानने का उत्साह होगा। कितने बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लिपि होता क्या है। जो लिखने का ढंग होता है, भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हमारा अ बना है, क बना है, आ बना है और ख बना है। ठीक है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, अ का चिन्ह देख रहे हैं, ये जो ऐसे बना है, ये जो ऐसे बना है, इसको लिपि बोलते हैं। मतलब ये चिन्ह बना है, अ इसी तरह बन सकता है, इस तरह अ नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो लिखने का ढंग है, ये चिन्ह बना हुआ है, इसी को लिपि कहते हैं। अब जैसे रोमन में जो है ऐसे है, ये ए है, ये बी है, तो ये रोमन लिपि है। ठीक है, ये जो लिखने का ढंग है, जो इस तरह का चिन्ह बना है, इसी को लिपि कहते हैं। इसी को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसी को देवनागरी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा चिन्ह है, इसी को देवनागरी लिपि कहते हैं। इतना आप लोग ने समझ लिया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक चैप्टर है वर्णमाला, उसी को हम कवर करते हैं आज। वर्णमाला।
ये वर्णमाला तो हम बोल दिए, लेकिन आपको इस क्या होता है वर्णमाला ये भी तो जानना है। वर्ण के सुव्यवस्थित लिखने के ढंग को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये वर्णमाला लिखा है अ से य तक, तो ये जो क्रमबद्ध लिखा जाएगा, जैसे अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई आती है, फिर बड़ी ई आती है, फिर ऊ आता है, फिर बड़ा ऊ, री, फिर ए ओ औ अन अह। ये हमारा कुल 13 अक्षर है, गिन सकते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अक्षर हैं। इसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखने को, जैसे अ को अ के बाद आ लिखा, आ के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये मैं प्रोनाउंस, तो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये छोटी है बड़ी है, लेकिन इसको जब ये एक मात्रा वाला शब्द है, वर्ड है, ठीक है, एक मात्रा वाला है, मतलब एक मात्रा का समय लेता है, तो इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ये जो है 2 मात्रा का समय लेता है, तो इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे ये ई है और ये ई है, ठीक है, तो ये एक मात्रा का समय ले रहा है, 2 मात्रा का समय ले रहा है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं और इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब इसी तरह क से ग तक भी लिखा जाएगा, तो उसको सुव्यवस्थित बोला जाएगा, तो उसी को वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ये क्या है। ये जो लिखा है अ से अ तक, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। ये स्वर है। अब स्वर क्या होता है, आपको हमको ये जानना है कि स्वर क्या होता है। तो स्वर जो होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं, ठीक है। अब स्वर कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो बोले जाते हैं वो 10 स्वर होते हैं, लेकिन जो लिखे जाते हैं वो 13 स्वर होते हैं, जिसमें बोले जाने वाले में अ से लेके ऊ तक और ए से लेके अ तक आता है। ये 3 स्वर जो है री, अन और अह, ये स्वर में बोले जाने वाले में नहीं आते, लेकिन लिखे जाने वाले आते हैं। लेकिन जो बोले जाते हैं, बोले जाने वाले मतलब कह सकते हैं उच्चारित स्वर, वो 10 होते हैं। और लिखित स्वर जो होते हैं, जो लिखित स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, 13 स्वर होते हैं, ठीक है। और ये 10 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अन, अह, ये हमारा स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसके लिए किसी का मतलब अवरोध नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, एक मात्रा, ये भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, तो वो अ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की जो है ये मात्रा है, छोटी ई की ये मात्रा है, बड़ी ई की ये मात्रा है, छोटा ओ की ये है, बड़ा ओ की ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा ये होती है, अंग की मात्रा भी होती है, अह की मात्रा भी होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो वो अ है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। अब कितने बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वर्ड और ध्वनि, क्वेश्चन में ये पूछता है, एग्जाम जो होता है उसमें ये पूछता है वर्ड किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, मतलब वर्ड क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, स्वर क्या होता है। तो मैं बोल दूं वर्ड और ध्वनि जो है एक ही है, लेकिन जो ध्वनि होता है ये बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है,
जो उच्चारित किया जाता है वो ध्वनि होता है, और जो लिखा जाता है, लिखित जो लिखा जाता है उसको वर्ड बोलते हैं। तो वर्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, और ध्वनि कितने होते हैं? 10 होते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ध्वनि कितने होते हैं? 10, अ से लेके औ तक, लेकिन री नहीं रहेगा उसमें। लेकिन वर्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, अ से लेके अह तक। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये जानिए, ध्वनि और वर्ड आपने समझा कि वर्ड जो होता है लिखित होता है, और जो ध्वनि होता है वो मौखिक होता है। मतलब जो बोलते हैं हम लोग, जैसे अ आ ई, ये हो गया हमारा ध्वनि, और जो लिखते हैं अह पूरा, वो होता है वर्ड। फिर इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये जो स्वर है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोल सकते। और ये जो स्वर होता है, अब इसके आगे हम बताते हैं आपको, इतना तो आप समझिए। इसके बाद आता है ह्रस्व स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जो कम समय लेता है, बोलने में कम समय लेता है, मतलब एक मात्रा का समय लेता है। इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जो कम समय में बोला जाता है उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसमें क्या आ सकता है? अ आ सकता है, ये ई आ सकता है, और ऊ आ सकता है। ये ह्रस्व स्वर, मतलब एक मात्रा का समय लेगा और ये बोलेगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर क्या होता है? जो ज्यादा समय लेता है, बोलने में ज्यादा समय लेता है, इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। यानी 2 मात्रा का समय लेता है, बोलने में 2 मात्रा का समय लेता है, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन। ये 2 मात्रा का समय लेता है बोलने में। दीर्घ स्वर जो होता है 2 मात्रा का समय लेता है। ह्रस्व स्वर जो होता है 1 मात्रा का समय लेता है। कम समय में बोले जाने वाले स्वर को ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ज्यादा समय लेकर बोले जाने वाले स्वर को दीर्घ स्वर बोलते हैं। इतना हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। स्वर का जो वर्गीकरण है, मतलब कि जीभ के प्रयोग से जो बोला जाता है स्वर, वो किस मतलब कि उससे बोला जाता है, तो इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या आता है? अग्र स्वर में देखिए, जैसे आ हो गया, आ, ई, ए हो गया। ठीक है, ई, ए हो गया। मध्य में अ हो गया, और इसमें हो गया आ, ए नहीं, आ, ओ, औ, और अन हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, अग्र स्वर में जो है, अग्र स्वर में आ, ओ, अन, ऊ हो गया, और सॉरी मध्य पश्च स्वर में आ, ओ, औ, अन, ऊ हो गया, और अग्र स्वर में ई, ए हो गया, और मध्य स्वर में अ हो गया। इसको जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। हमारा स्वर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। जैसे पूछता है एग्जाम में कि स्वर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपका रहेगा।
और आपको ऑप्शन दिया जाएगा कंफ्यूज करने वाला, 13, 10, 8 और इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे क्या होंगे, मैंने पढ़ा है 13 स्वर होते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होंगे, ये लगा के चले आएंगे और इस पे आपका नंबर कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है स्वर कितने होते हैं, उसने ये नहीं पूछा कि कुल स्वर कितने होते हैं, ये नहीं पूछा है कि कुल स्वर कितने होते हैं, उसने बस पूछा है कि स्वर कितने होते हैं। उसने ये नहीं बोला कि बोलने वाले उच्चारित स्वर कितने होते हैं या कुल स्वर कितने होते हैं, उसने बस बोला है कि स्वर कितने होते हैं। तो जब भी ये बोलता है तो हम लोग उच्चारित लेते हैं, स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पूछ देगा कि कुल स्वर कितने होते हैं, पूरे स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो वो 13 सही हो जाएगा, 13 सही हो जाएगा। अब जैसे कि पूछ दिया कि स्वर में किस स्वर का कोई भी मात्रा नहीं होता है। अब उसमें आपको दे दिया अ, री, ई या क। तो ये तो सिंपल है, मैंने बताया था, अ ये लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन। स्वर तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग व्यंजन देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। क्या देखते हैं, व्यंजन। व्यंजन, अब सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। मतलब बिना स्वर की सहायता से कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। स्वर की सहायता से जो वर्ड बोला जाएगा उसी को व्यंजन बोलेंगे। जैसे हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं, बार खड़ी अ से ह तक, तो ये क है। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं क, लास्ट में आ रहा है क धन अ। ठीक है, ये पूरा हमारा एक वर्ड हो गया, ये हो गया क। क्या हो गया, क। आप इसको बोल सकते हैं बिना स्वरों की सहायता से, अ से अह तक के बिना सहायता से आप क बोल के देखिए एक बार, देखिए आप बोल नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे क, का, की, को, ये सब बोलेंगे अगर, तो उसमें स्वर आएगा ही, बिना स्वर की सहायता से आप इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। आप अभ्यास करके देखेंगे तभी नहीं बोल पाएंगे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन होता है ये 35 होता है। ठीक है, 35 व्यंजन होते हैं, लेकिन इसमें 10 स्वर को जोड़ दिया जाता है तो 45 हो गया, और 4 संयुक्ताक्षर को जोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारा व्यंजन, ये हो गया स्वर, और ये हो गया संयुक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर, कुछ भी बोल दीजिए, संयुक्त अक्षर। यहां हो गया 45। ठीक है, देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए 35 व्यंजन है, 10 स्वर है, 4 संयुक्ताक्षर है। अब इसको जोड़ेंगे तो 49 आएगा ना। आप लोग इसको जोड़ रहे हैं तो 49 आएगा, लेकिन हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा वर्ड माला होता है वो 52 अक्षरों का होता है, लेकिन ये 49 का है। 3 अक्षर और कहाँ गया, 3 अक्षर और कहाँ गया, तो 3 अक्षर यहां गया, री, अन और अ। ये जो है ना, हमने स्वर कितना जोड़ा है, ये 10 जोड़ा है, लेकिन अगर यहाँ 13 जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा। देखिए 35 और 45, 3, 48 और 4 हो गया ना, 48, 4 और 52 ये हो गया। तो व्यंजन की कुल संख्या, वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है, लेकिन उसमें इसको गिना नहीं जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा कि वर्णमाला कितने होते हैं तो ये 52 सही होगा।
लेकिन मैं आपको इसलिए इसको बताया हूं कि ये जो 3 है, ये उच्चारित हैं और ये जो है लिखित है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा 49 होगा। लेकिन अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि वर्णमाला कितने होते हैं, 49 नहीं 52 लगाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन का भी वर्गीकरण है, एक मिनट इसको भी मिटा देते हैं। व्यंजन का भी वर्गीकरण होता है, इसका भी वर्गीकरण कर देते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। इसको भी कई भागों में बांटा गया है, कई वर्ग में बांटा गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है। ये 4 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। अंतःस्थ, ये भी एक वर्ग है, ठीक है। अंतःस्थ ये भी एक वर्ग है। और उष्म और संयुक्त, ठीक है। क वर्ग में आपको पता ही होगा, आता है क, ख, ग, घ और अंग। च में आता है च, छ, ज, झ, इ। ट में आता है, ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आता है त, थ, ध, द, ध, न। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। और अंतःस्थ में आता है य, व, र, ल। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया कुछ। य, र, ल, व। जो उष्म होता है उसमें आता है स, स। और जो ह भी आता है इसमें। और जो संयुक्त अक्षर होता है इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। ये संयुक्त में आता है। अब ये छ जो है, छ से क्षत्रिय, ये कैसे संयुक्त है? अब आपको ये बताना है, छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, तो ये कैसे संयुक्त है, ठीक है। तो जो छ है वो किससे बनता है? ये देखिए, ये हलंत है, ठीक है। ये हलंत है और इसमें स लगेगा, तो ये छ हो गया। ये त है और ये र है, ये त्र हो गया। ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। य में ज और य, ज भी हलंत रहेगा। और स्र में स और र, स्र हो गया। स और र, स्र हो गया। ये हमारा संयुक्ताक्षर हो गया, ठीक है। ये क वर्ग है, क से ज्ञ तक, क से अंग तक। च वर्ग, च से ज्ञ तक, ट से अड़ा तक, त से न से और प से म तक। अंतःस्थ में य, र, ल, व आता है, उसमें स, ह आता है और संयुक्त अक्षर में छ, त्र, ज्ञ आता है। जो 2 वर्णों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। मतलब 2 वर्णों से मिलकर ये बना है। क और स ये दोनों शब्द है, ये दोनों वर्ण है। ये इन दोनों वर्णों से मिलकर ये क्षत्रिय बना है। लेकिन स जो है, अब बोलेंगे ये भी तो 2 वर्णों से मिलकर बना है, नहीं, ये 2 वर्णों से नहीं, ये एक वर्ण और एक स्वर से मिलकर बना है, इसलिए ये उसमें है, अंतःस्थ है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। थैंक यू।